हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आपके मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी है या फिर आपने क्लास 12th जो है वो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंप्लीट की है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मेनली आपको बताया गया कि अगर आपने क्लास 12th बायोलॉजी कंप्लीट की है तो उसके बाद आप कौन कौन से नेशनल लेवल पर होने वाले इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिनमें पार्टिसिपेट करके आप डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपना जो करियर है उसको बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मेनली यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिनमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन सभी इंट्रेंस एग्जाम के बारे में इस वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो भी इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मेडिकल के जो जितने भी ग्रेजुएशन के जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर नर्सिंग फील्ड के जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर मेडिकल करियर में जो भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाता है। इस वीडियो में हम जितने भी इंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बताने वाले हैं उन सभी इंट्रेंस एग्जाम्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे एक एक करके जितने भी इंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर तरीके से पता चल सके। तो हम जिन भी इंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट एग्जाम। ठीक है, नीट एग्जाम के बारे में आपने सुना ही होगा। मेनली जो भी स्टूडेंट क्लास 12th बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से कंटिन्यू करते हैं उनको मेनली ये बात तो पता ही होती है कि अगर आप 12th के बाद मतलब आप किसी भी करियर फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेडिकल जो है वो सभी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस रहती है। मतलब 10th के बाद जो स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन होता है सब्जेक्ट को लेके वो भी यही सोच के किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि भाई बायोलॉजी अगर मेन सब्जेक्ट में ले रहे हैं तो हमें जो मेडिकल फील्ड है उसमें आगे करियर बनाना है। ठीक है, तो नीट एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं, नीट एग्जाम जो है वो एक नेशनल लेवल पर होने वाला मेडिकल फील्ड के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और इस एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप जो इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो और MBBS और उसके अलावा वो और भी कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल लेवल पर होने वाला एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, MP, हरियाणा, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मेनली जो भी हम इंट्रेंस एग्जाम्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सभी नेशनल लेवल पर होने वाले इंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनमें आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और नीट एग्जाम के बारे में मैं और बता दूं कि नीट एग्जाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसका जो सिलेबस है उसमें मेनली आपका जो 12th का सिलेबस है जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यही सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप जो भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो, MBBS की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में एक बेटर फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपको बाई चांस MBBS में आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो आप नीट एग्जाम के थ्रू और भी कोर्सेज हैं जिनमें आप मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिनमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है, इसी लिस्ट में सेकंड नंबर पर हम जिस एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेस्ट एग्जाम। NEST, नेस्ट एग्जाम। नेस्ट का मतलब घोंसला नहीं है ना, नेस्ट एग्जाम। नेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम जो है इस एग्जाम में भी आप क्लास 12th अगर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है आपके तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो जैसे ही आपकी क्लास 12th कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मेनली क्वेश्चन ये उठता है कि ये एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये जो नेस्ट का जो एग्जाम है वो मेनली जो मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली एक भुवनेश्वर उड़ीसा में है और एक महाराष्ट्र मुंबई में है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली ये कंडक्ट करवाते हैं और इसमें मेनली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू तो आप 5 साल तक मतलब जो रिसर्च ओरिएंटेड जो भी एजुकेशन वगैरह है या फिर जो भी मतलब आपको पढ़ाया जाता है रिसर्च से रिलेटेड, आप अपनी BSc MSc, आप ऐसा मत समझिए कि BSc करने को मिलता है मेनली इसमें, आप जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को ये पूरा एक 5 साल का ड्यूरेशन होता है इसका, और इसमें अगर आप MSc तक कंप्लीट कर लेते हो तो आप रिसर्च फील्ड में एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है, और इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है क्योंकि मेनली सीट जो है वो कम अवेलेबल है। ये भी एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर 12th क्लास में आपके मेन सब्जेक्ट में बायोलॉजी है। ठीक है, ये एग्जाम जो है वो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो आगे मतलब मेडिकल फील्ड के थ्रू रिसर्च में अपना काम करना चाहते हैं, मतलब जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये जो फील्ड है वो बहुत ही अच्छा है। ये एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आप मेनली एंट्रेंस एग्जाम अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेनली जो कॉलेजेस मिलेंगे वो सिर्फ 2 कॉलेजेस मिलेंगे। एक तो मेनली जो NISER है जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है और दूसरा एक मुंबई में है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, एटॉमिक साइंस एजुकेशन सेंटर बेसिकली। ठीक है, ये उसके अंडर में आता है तो वहाँ पर आपको मेनली जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करवाया जाता है और बाद में आप मतलब रिसर्च फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है तो ये उन स्टूडेंट्स को परस्यू करना चाहिए जिन्हें रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स एंट्रेंस एग्जाम। बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कि एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था।
जाता था, ठीक है। अब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, मतलब अगर आपको एम्स में अपना जो मेडिकल करियर है वो कंटिन्यू करना है, तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब अब पहले क्या होता था कि एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन अब अगर एम्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एम्स का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो मेन सेलेक्शन होगा वो नीट एग्जाम के थ्रू ही होगा। मतलब नीट के जो मार्क्स हैं वही एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है एम्स में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसी लिस्ट में 4th नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जिपमर एंट्रेंस एग्जाम। जिपमर जो कॉलेज है वो मेनली पौंडीचेरी में है, ठीक है। और इसके लिए भी पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता था कि अगर आपको एमबीबीएस जो है वो जिपमर से कंटिन्यू करनी है तो उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम जो जिपमर कॉलेज है वो कंटिन्यू करवाता था। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 2021 से क्या है कि आपको जिपमर का एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। अगर आपको जिपमर जो कॉलेज है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा, मतलब आपको जिपमर कॉलेज में जो सीट मिलेगी वो मेनली नीट एग्जाम के थ्रू मिलेगी। मतलब नीट एग्जाम का जो स्कोर है वो वहाँ पर एप्लीकेबल है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो अब जिपमर का जो पहले एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था अब वो बंद हो चुका है। अगर आपको जिपमर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको मेनली नीट एग्जाम में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट के स्कोर के बेसिस पर ही वहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स मेनली फिजियोथेरेपी मतलब करियर है उसके लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो मेनली बीएससी इन फिजियोथेरेपी के लिए कंटिन्यू करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्स जो कॉलेज है वो भी मेनली फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स में से अगर कोई ये चाहता है कि वो अपना जो मेडिकल मतलब जो 12th के बाद अपना करियर जो है वो फिजियोथेरेपी फील्ड में कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो जो भी ये नेशनल लेवल पर जो भी एंट्रेंस एग्जाम फिजियोथेरेपी के कंडक्ट करवाए जाते हैं उन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है और सेलेक्ट होकर जो भी पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी के कोर्स या फिर जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंटिन्यू करवाई जाती है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी इस फील्ड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आप जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छा फील्ड है, ये काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स की, ठीक है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पर जो जॉब्स हैं वो मेनली अवेलेबल हैं। इसी लिस्ट में 6th नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। आईसीआर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुन रखा होगा और नहीं सुना है तो मैं उनको बताने वाली हूँ। आईसीआर का जो नाम है वो है, आईसीआर का फुल फॉर्म मेनली जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आप अगर आप क्लास 12th आपने बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से की है या फिर क्लास 12th में एग्रीकल्चर आपका जो मेन सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर चाहें तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपका इस एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट जो एग्रीकल्चर के लिए कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेकर जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर इंटरेस्ट है कि वो मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ रिसर्च वर्क करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो इस फील्ड में अवेलेबल है उनमें इंटरेस्टेड है तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर उनमें जॉब वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती हैं, तो जॉब ये जो करियर ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब स्टूडेंट्स जो अभी नए मतलब परस्यू कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ आप रिसर्च में भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो, ठीक है। इसी लिस्ट में 7वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं उन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जो कि मेनली बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जाम्स हैं वो बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल एम्स है, ठीक है, जिपमर है, जैसे सीएमसी वेल्लोर वगैरह है, तो इनमें अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड को कंटिन्यू करना है यानी आपको बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कंटिन्यू करना है और आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा कॉलेज मिले जिसमें हम मतलब अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर पाएँ तो करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हमें मिल सके, तो आप अगर चाहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेनली, ठीक है। और अपनी जो बायोटेक्नोलॉजी की जो बीएससी की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस डिग्री की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। 3 साल में ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मतलब बायोटेक्नोलॉजी फील्ड क्या है तो मेनली क्या होता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी यानी जो मेनली टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उनसे हम किस तरीके से जो लिविंग बिंग्स का यूज़ करके जो नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये मेनली आपको आपके कोर्स ड्यूरेशन के दौरान पढ़ाया जाता है। किस तरीके से आप जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करके जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें किस तरीके से नए नए डेवलपमेंट नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च कर सकते हो, तो ये सभी आपको बताया जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो चाहते हैं कि आगे मतलब रिसर्च फील्ड में कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। इसी लिस्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं 8वें नंबर पर CUCET। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इस एग्जाम के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब उनको पता ही होता है, ठीक है। जैसे ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जो मेनली कंडक्ट करवाया जाता है जिसके थ्रू अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनमें कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पर और अपनी जो भी बीएससी या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो कोर्सेस हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपके मतलब जो 12th क्लास है उसमें बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, मैथ मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो किसी भी मेन सब्जेक्ट से
से आप इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपका एग्जाम में सिलेबस आएगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक नया ऑप्शंस खुलेंगे। आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो इनमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इनसे जो एफिलेटेड कॉलेजेस वगैरह हैं तो उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। आप जो भी मतलब कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हो उसके थ्रू जो भी कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले सकते हो और अपने करियर को एक नई मतलब फील्ड प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक नेशनल लेवल पर होने वाला एंट्रेंस एग्जाम है। इसी लिस्ट में 9th नंबर पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नाम थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इतना घबराइएगा नहीं सुनने के। IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है। और अगर आप 12th क्लास बायोलॉजी से कंप्लीट की है आपने, तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक टाइप का एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। एक कॉमन जनरल मतलब ऑल इंडिया में होने वाला एक टेस्ट है, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप CUCT की तरह इसमें भी जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। और जो भी कोर्स आप कंटिन्यू करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी में BSc करना चाहते हो, आप बायोटेक्नोलॉजी में BSc करना चाहते हो, ठीक है, या फिर नर्सिंग फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप इस जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके थ्रू आपको जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर कॉलेज जो है वो मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना जो भी कोर्स आप कंटिन्यू करना चाहते हो वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। इसी लिस्ट में 10वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं MNS एग्जाम को। MNS का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम था जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और अगर वो इस एग्जाम में मतलब सेलेक्ट हो जाती है तो उनको मौका मिलता है कि जो भी मिलिट्री के जो कॉलेजेस हैं उनमें BSc नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने का। और ये एक टाइप की मतलब एक जॉब जैसी है कि अगर आप मतलब इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप जो मिलिट्री के कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपनी BSc की डिग्री भी कंटिन्यू कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपको करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। और वहाँ से ही आपको जॉब्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो जितने भी जो मिलिट्री के कॉलेजेस वगैरह हैं आप वहीं पर जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एक टाइप की ये जॉब ही है, लेकिन एक बेसिक जो इसका सिलेबस होता है वो 12th लेवल का होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अब कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होता है, ठीक है। अगर आपको MNS में BSc नर्सिंग की डिग्री कंटिन्यू करनी है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब मेनली क्या होता है कि MNS के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल होता है, लेकिन जो सिलेक्शन बेसिस है मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो नीट के स्कोर कार्ड पर होता है। मतलब अगर आपको MNS से BSc नर्सिंग की डिग्री कंटिन्यू करनी है तो आपको नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 10 ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिस्कस किया जिनमें आप क्लास 12th अगर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और ये सभी एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो नेशनल लेवल के हैं, जिनमें मतलब आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। आपको डिफरेंट जैसे आप जैसे भी पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आप वहाँ के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा स्टेट से बाहर जाके किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लूँ, नेशनल लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लूँ, तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।